आज़ाद जो थे प्रमुखता से सबसे आगे नज़र आए थे। उस समय भी उन्होंने एक लंबी लड़ाई वहाँ पर लड़ते हुए दिखाई पड़े थे। इसके अलावा भी कई जगह पर हमने देखा कि जब जब दलित बच्चियों पे या दलित समुदाय के ऊपर इस तरह के मामले आते हैं उस वक्त आज़ाद या उनकी टीम सबसे आगे नज़र आती है। ऐसे में जो मायावती जिनका लगातार कही जा रही है कि मायावती को कहीं ना कहीं अब राजनीति से एक प्रकार से संन्यास ही ले लेना चाहिए, क्योंकि महज नाम मात्र की वे भूमिका सूबे की सियासत में, सूबे की यहाँ पूरी जो राजनीति है उसमें अपनी जिम्मेदारी नजर आ रही है। मायावती का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर मायावती जो ये कहती हैं कि अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मायावती का साथ धीरे धीरे सभी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे गुड्डू जमाली का जिक्र किया, एक बड़े नेता थे, यहाँ पर कैसे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। बसपा की चेयरपर्सन की बात करें आफ्ताब की, वो यहाँ पर आरएलडी के साथ जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिरकार मायावती जो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, तो वो मजबूती दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्यों अगर देखा जाए तो जो है समाजवादी पार्टी या फिर गठबंधन के जो भी दल हैं वो यही चाहेंगे कि इनको जो सीट दी जा रही है वो जो है समीकरण के लिहाज से जो बेटर परफेक्ट उनके लिए बैठता हो वो सीट जो है उन्हें दी जाए। और जाहिर सी बात है कि इस समय कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी उन्हीं सीटों पर फोकस कर रहे हैं। अब तमाम सारे जो उन पार्टी कार्यकर्ता हैं वो भी दूसरे दलों में अपना कह सकते हैं भविष्य तलाश रहे हैं। तो आप सब स्पष्ट मानिए कि मायावती ने कहीं ना कहीं जो भविष्य की उम्मीद होती है, बेहतर करने का एक जज्बा होता है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है। इसी वजह से उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, समर्थक हैं, वो अब दूसरी जगह पर जाकर अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वहीं आज़ाद नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत वैसे वैसे गरमाती हुई नजर आ रही है। और सियासत गरमाने के पीछे की वजह एक नहीं है, क्योंकि जहां एक और विधायकों का आना जाना दोनों ही गठबंधनों में देखने के लिए मिल रहा है, चाहे इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए हो, दोनों ही गुटों में कहीं ना कहीं टूट की स्थिति लगातार देखी जा रही है। लेकिन एक ऐसा मामला जिसने सूबे के मुखिया को लगातार सवालों के घेरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। ये मामला यूपी के रामपुर से जुड़ा है, जहां पर एक दलित युवक की हत्या हो जाती है क्योंकि पुलिस फायरिंग करती है और गोली लग जाती है। ये बात यूपी पुलिस कह रही है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि दलित युवक की हत्या पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई है, जिसे लेकर अब पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल जो लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है कि अगर बात दलित समुदाय से जुड़ी है तो आखिरकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब तक खामोश क्यों हैं? क्योंकि एएसपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या आप हो, लगभग हर राजनीतिक दल इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से होती है। जब वे रामपुर जाते हैं, इस दौरान उनकी गिरफ्तारी होती है, उन पर फायरिंग हो जाती है। इस तरीके की बात उनके समर्थक कह रहे हैं। उन पर जानलेवा हमला होता है, इस तरह की बात भी कही गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए पीड़ित परिवार से मिलते हैं, कई मांगे योगी सरकार के सामने रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि अब तक इस मामले पर मायावती खामोश हैं? उनकी खामोशी के आखिरकार क्या सियासी मायने हैं? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दलित समुदाय से जुड़ा इतनी बड़ी घटना पर मायावती मौन क्यों है। अमन जी हैं और सबसे पहले उन्हीं से सवाल रहेगा। अमन जी, दलित समुदाय से जुड़ी इतनी बड़ी घटना है और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने कई घटनाएं देखी, लेकिन मायावती आखिरकार खामोश क्यों है? ये सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हाथरस का जब मामला हुआ था उस वक्त भी आज़ाद जो थे प्रमुखता से सबसे आगे नजर आए थे। उस समय भी उन्होंने एक लंबी लड़ाई वहाँ पर लड़ते हुए दिखाई पड़े थे। इसके अलावा भी कई जगह पर हमने देखा कि जब जब दलित बच्चियों पे या दलित समुदाय के ऊपर इस तरह के मामले आते हैं उस वक्त आज़ाद या उनकी टीम सबसे आगे नजर आती है। ऐसे में जो मायावती जिनका कद बहुत मजबूत है यूपी में, खासकर जो पश्चिम यूपी की बात करें, क्योंकि उनका जो वर्चस्व रहा है उन सीटों पर, जो पश्चिम यूपी की बहुत सारी सीटें हैं जो खासकर दलित बहुल जो क्षेत्र आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से
10-12 साल से लगातार मायावती ने एक तरीके से राजनीतिक मैदान जो है वो छोड़ दिया है, उसकी भरपाई आज़ाद ने की है। और यही वजह है कि आज़ाद को लगातार जो युवा हैं वो बहुत पसंद करते हैं और सिर्फ दलित समुदाय ही नहीं बल्कि तमाम समुदाय उनके साथ इस समय जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो एक के बाद एक घटनाओं में जिस तरह से उनका कह सकते हैं कि सक्रियता नज़र आती है वो उनको मजबूत कर रही है। और यही वजह है कि हर एक आदमी आज की डेट में आज़ाद के बारे में चर्चा ज़रूर करता है, क्योंकि एक समय मायावती इस तरह के कह सकते हैं कि मामलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी, लेकिन आज आज़ाद ने उनकी जगह ले ली। और जिस तरह से रामपुर का मामला देखा, आपने कहा भी इस बात को, सही बात है कि तमाम तरह से पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, तमाम तरह से उनको होम अरेस्ट और तमाम चीज़ें करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है पीड़ित परिवार उसके घर पर जाते हैं और योगी सरकार से ये कहते हैं कि भाई कम से कम 50 लाख का मुआवजा दीजिए, एक नौकरी भी आप दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चलाइए, जो भी जिम्मेवार लोग हैं, दोषी जो भी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाइए। इस तरह की मांग वो करते हुए नज़र आते हैं। तो यही मेरे ख्याल में जो आज़ाद की सबसे बड़ी यूएसपी है कि वो लोगों के बीच में जाकर ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि लोगों के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए यूपी के अंदर, खासकर पश्चिम यूपी के अंदर आज़ाद की जो पैठ है वो मजबूत होती जा रही है। वहीं जो मायावती हैं उनकी ज़मीन लगातार खिसकती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि आपने देखा कि चुनाव होने से पहले ही उनके जो 10 सांसद हैं वो दूसरे दलों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, कई तो चले भी गए हैं। इसके अलावा तमाम सारे जो उन पार्टी कार्यकर्ता हैं वो भी दूसरे दलों में अपना कह सकते हैं भविष्य तलाश रहे हैं। तो आप सब स्पष्ट मानिए कि मायावती ने कहीं ना कहीं जो भविष्य की उम्मीद होती है, बेहतर करने का एक जज्बा होता है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है। इसी वजह से उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, समर्थक हैं, वो अब दूसरी जगह पर जाकर अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वहीं आज़ाद लगातार दलित समुदाय के सबसे बड़े हीरो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसीलिए लगातार उनकी जो लोकप्रियता है प्रज्ञा जी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाकई में देखिए, यहाँ पर अमन जी ने एक बात कही कि मायावती से लगातार उनके जो नेता हैं वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक देखा जा रहा था कि नेताओं की बगावत के बाद वो कहीं ना कहीं या तो बीजेपी की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे थे, सपा की तरफ जाते हुए नजर आए, कांग्रेस की तरफ भी जाते हुए नजर आए। लेकिन आज देखने के लिए मिला कि बीएसपी नेता हज्जन आफ्ताब कुरैशी आरएलडी में शामिल हो गए। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि यूपी में अगर बीएसपी से नेता का जाना आरएलडी तक में होना शुरू हो चुका है, तो मायावती की पार्टी जमीनी स्तर पर कितनी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। यहां पर अक्षय है और अक्षय से एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अक्षय अब आरएलडी में भी बीएसपी के नेताओं का जाना शुरू हो चुका है, लेकिन मायावती अभी भी खामोश हैं। क्या लग रहा है कि मायावती की ये खामोशी कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो 80 सीटों पर अपने दावेदारों तक को ना उतार पाए? देखिए, बिल्कुल लगातार मायावती का जिक्र जैसे ही आ रहा है, शब्द एक निकल कर ये आ रहा है कि सक्रिय, कितनी सक्रिय है मायावती, कहेंगे कि बिल्कुल भी सक्रिय वे राजनीति में नहीं है। साफ सीधे तौर पर देखने को मिल गया था जैसे सूबे के 22वें विधानसभा चुनाव हुए थे, एक सीट मायावती ने जीती थी, बसपा ने एक सीट मुश्किल से जीती थी। और अब भी जिस तरीके से वे यहाँ एक्टिव नज़र आ रही, सक्रिय नज़र आ रही है, उनका सक्रियता का स्तर जितना है वो दर्शाता है कि मायावती की क्या यहाँ पर आगे की रणनीति है। भले ही उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंप दी हो, अब आप देखिए कि अगर भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंप दी है या उन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है पार्टी का, तो वे भी आखिर सक्रिय नजर क्यों राजनीति में नहीं आ रहे हैं? आम चुनाव आ चुके हैं, जिक्र आपने यहाँ पर किया कुरैशी का, वे शामिल हो चुके हैं रालोद में और यहाँ पर अकेले नहीं हैं वे। रालोद में जाने वाले अपने सैकड़ों समर्थक उनके साथ कहे जा रहे हैं, जिन्हें वे लेकर के यहाँ आरएलडी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे में मायावती जो कहीं ना कहीं एक वक्त वर्चस्व अपना रखा करती थी सूबे की राजनीति पर, 4 मरतबा सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं, 7 से 12 का कार्यकाल पूरा किया उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मायावती है, अब ये भी चीज़ लगातार कही जा रही है कि मायावती को कहीं ना कहीं अब राजनीति से एक प्रकार से संन्यास ही ले लेना चाहिए, क्योंकि महज नाम मात्र की वे भूमिका सूबे की सियासत में, सूबे की यहाँ पूरी जो राजनीति है उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाती नजर आ रही है। लेकिन अक्षय, आपने यहाँ पर मायावती के संन्यास की बात कही, अभी कुछ समय पहले भी इस तरीके की खबरें देखने के लिए मिल रही थी कि मायावती संन्यास ले सकती हैं, लेकिन अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर मायावती ने साफ कर दिया कि वो संन्यास नहीं लेंगी। लेकिन वो संन्यास भी नहीं लेना चाहती हैं, राजनीति में सक्रिय भी नजर नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में क्या मायावती खुद अपनी पार्टी को यहाँ पर पूरी तरह से कमजोर करती हुई नजर आ रही हैं?
देखिए प्रज्ञा, कोई खिलाड़ी संन्यास लेना नहीं चाहता, लेकिन मूल्य रखता है कि वो प्रदर्शन कैसा कर रहा है, कितने वो रन बना के चल रहा है। तो वही स्थिति मायावती की नजर आती है। संन्यास वो लेना नहीं चाहती, बहुत स्वाभाविक नजर आता है, लेकिन महत्व रखता है यहाँ पर कि कैसा प्रदर्शन रहा है। 403 विधानसभा सीटें सूबे में आती है, महज एक सीट भी जीत पाई थी। 19 का जिक्र करेंगे, 10 सीटें आम चुनावों में जीती जरूर थी, लेकिन वहां पर सपा के साथ गठबंधन था। 14 में आप चलेंगे, 12 तक ये चीज नहीं भुला सकती कि 2012 तक उत्तर प्रदेश में मायावती सत्ता में रही, मुख्यमंत्री रही। उसके बावजूद 2 ही साल बाद जो लोकसभा चुनाव हुए, एक भी सीट नहीं जीत पाई। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, 2014 में एक भी सीट भी नहीं जीत पाई थी। तो प्रदर्शन ही खराब है। तो ऐसे में यहाँ पर मौका जनता आपको कैसे दे देगी? लगातार आपका प्रदर्शन खराब है, उस प्रदर्शन पर यहाँ पर काम करती हुई नजर कतई नहीं आ रही है। लगातार बात कही जाती है जमीनी स्तर से नेता को जुड़ना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जो चीज लगातार करते नजर आ रही हैं, उस ही चीज में मायावती लगातार पीछे दिख रही है। उसी कतार में सबसे पीछे देखेंगे मायावती आपको खड़ी नजर आएगी। ऐसे में कैसे तो वे बेहतर प्रदर्शन कर देंगी और कैसे जनता उनका चुनावों में चयन कर लेगी? वाकई में देखिए, बहुत बड़ी बात अक्षय ने कही और अब यही सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से लगातार मायावती के नेता उनसे नाराज नजर आ रहे हैं और नाराजगी को अब इस कदर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या अब मायावती को मजबूरी में ही सही लेकिन किसी दूसरी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा? ऐसे में कई पार्टियां यहां पर उदाहरण के तौर पर सामने भी आ रही है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या फिर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी ही क्यों ना हो। तो यहां पर एक सवाल नाज़मीन से रहेगा कि क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए अब मायावती को अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ही नाज़मीन क्या वो अब इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएंगी, या फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे कि उनकी पार्टी को लेकर भी लगातार जिक्र किया जा रहा है, उनकी पार्टी के साथ ही हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से मायावती का जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर मायावती जो ये कहती हैं कि अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मायावती का साथ धीरे धीरे सभी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे गुड्डू जमाली का जिक्र किया, एक बड़े नेता थे, यहाँ पर कैसे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। बसपा की चेयरपर्सन की बात करें आफ्ताब की, वो यहाँ पर आरएलडी के साथ जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिरकार मायावती जो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, तो वो मजबूती दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्यों एक एक करके साथ उनका सभी छोड़ रहे हैं? अगर इतनी ही मजबूती के साथ हैं तो उन्हें अपने विधायकों और सांसदों पर भरोसा भी रखना चाहिए था, उनके लिए काम करना चाहिए था। आप ये देखिए कि एक बड़ा मुद्दा सामने आता है, चंद्रशेखर आजाद जिस मुद्दे को उठाते हुए रामपुर पहुंच जाते हैं, लड़ाई करते हैं पुलिस से और कैसे इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। अब तो सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ तक भी वो कहते हुए नजर आए कि पुलिस यहाँ पर किस तरीके से उतारू हो जाती है कि एक 17 साल के युवक को गोली मार दी जाती है और एक और युवक है जिसको गोली लगती है, लेकिन उसका इलाज नहीं करवाया जाता है जल्दी से। तो इन तमाम मुद्दों को उठाते हैं जब चंद्रशेखर आजाद, वो भी उत्तर प्रदेश में, वो भी रामपुर की बात करते हैं, तो वहाँ मायावती खामोश क्यों नजर आती है? मायावती क्यों कुछ नहीं कहती हुई नजर आती है? तो इसलिए सवाल यहाँ पर उठता है कि मायावती अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकती, साथ चाहिए, चाहे वो चंद्रशेखर का मिले, चाहे अखिलेश यादव का मिले, चाहे जो कांग्रेस पार्टी कदम बढ़ा रही है बसपा को अपने पास लाने की, वो कदम बढ़ाते हुए नजर आए। तो किसी ना किसी साथ के साथ आएंगी तो जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ सीटें तो वो जरूर जीतेंगी, वरना अकेले तो नामुमकिन है। वाकई में देखिए, यहाँ पर रामपुर का जिक्र बार बार इस मामले में आ रहा है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अपनी जान को खतरे में डालते हुए रामपुर पहुंच जाते हैं। रामपुर का जिक्र जब होता है तो कहीं ना कहीं एक और सवाल जहन में आ जाता है कि रामपुर सीट आखिरकार इस बार किसके खाते में आएगी, क्योंकि आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो एक सीट पर संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो अब ऐसे में सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आजम खान के जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं ये सीट भी अब खाली नजर आ रही है। तो क्या अखिलेश यादव ये सीट अब आने वाले समय में यहां पर चंद्रशेखर आजाद को देते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर वो खुद इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं अपनी पार्टी की तरफ से? ये सवाल भी अब उठने लगा है। यहां पर अबरार हैं और अबरार से एक आखिरी जवाब इस पूरे मामले पर लेने की कोशिश होगी। अबरार, जिस तरीके से रामपुर सीट का जिक्र आ रहा है, आजम खान इस वक्त जेल में है और अखिलेश को भी कहीं ना कहीं जरूरत है, क्या लग रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद इसीलिए रामपुर पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि वो आने वाले समय में इस सीट पर भी अपना दावा ठोक सकें? देखिए, अभी तक अखिलेश यादव ने जिस ढंग से सीटों को लेकर के तमाम फैसले लिए, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद
को जाहिर सी बात है कि मात्र 1 या 2 सीट ही मिलेगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो है समाजवादी पार्टी या फिर गठबंधन के जो भी दल हैं वो यही चाहेंगे कि इनको जो सीट दी जा रही है वो जो है समीकरण के लिहाज से जो बेटर परफेक्ट उनके लिए बैठता हो वो सीट जो है उन्हें दी जाए। और जाहिर सी बात है कि इस समय कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी उन्हीं सीटों पर फोकस कर रहे हैं ताकि वहाँ पर अगर उन्हें जो है गठबंधन की तरफ से वो सीट अलॉट की जाती है तो जल्दबाजी में जो है वो तैयारी ना करनी पड़े। और अभी आप देखिए कई मुद्दों को लेकर के जो वो सक्रिय नज़र आ रहे हैं वो दरअसल इन्हीं तमाम बातों की एक ख़ास वजह है। उत्तर प्रदेश में पहले से भी चंद्रशेखर आज़ाद कई अहम मुद्दों को लेकर के लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे और इस समय भी जिन सीटों को लेकर के चाहे वो रामपुर की सीट हो, नगीना की सीट हो या फिर और कोई सीट हो सकती है जिसको लेकर के चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव के साथ नेगोशिएशन की स्थिति में बैठ सकते ताकि ऐसी सीट कम से कम उन्हें दी जाए जो सीट जो है उनकी वजह से जो है गठबंधन के पाले में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें अखिलेश यादव जहन में रख करके कहीं ना कहीं सीट उनकी तय करें। वाकई में देखिए अब देखना काफी अहम रहेगा कि दलित युवक की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला जो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद और उन तमाम विपक्षी दलों की मांग के बाद क्या अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कोई अहम फैसला लेते हुए इस पूरे मामले पर नजर आएंगे? और जिस तरीके से चुनावों के नजदीक आते आते ये मामला और ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, लोकसभा चुनाव पर इस पूरे मामले का असर आखिरकार किस तरह से पड़ता हुआ नजर आएगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।